हेडिंग लिखा हुआ है ना आपका, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें तुम लोग एक काम करना, साथ साथ लिखना, थोड़ा टाइम बच जाएगा। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे डायरेक्ट कहेगा डिराइव द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस इतने बोलेगा। और आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, जो भी पूरे क्लास में हम करेंगे। पूरे एक क्लास लग जाएगा इसके डेरिवेशन को समझाने में। यदि आप लिखोगे तो लिखने में 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब आता रहेगा तो 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन समझाने में पूरा क्लास लग जाता है। देखिए इधर हीरिंग तो लिखा हुआ है ना, हम फिर से लिख देते हैं। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस टॉपिक को पहले आप समझिए कि इस टॉपिक के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान देना इधर, जिसमें ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन का यदि हमको रेट निकालना हो तो रेट लॉ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। रेट लॉ इक्वेशन होता है R बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, यही होता है ना। अब सुनो आप, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट होता है। के नहीं बदलेगा यदि टेम्परेचर नहीं बदले तो के कांस्टेंट है। और मान लीजिए आपको इसका वैल्यू दे दे कि के का मान 2 है। अब ए का जो कंसंट्रेशन हम लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे के से, तो क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। तो आर बराबर 2 इंटू समथिंग होगा। अब जो लेंगे सो होगा। मान लीजिए कि हम इस रिएक्शन के लिए ए का कंसंट्रेशन शुरू में 10 मान लिए, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो कोई कहेगा सर हम 20 मान लिए, तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। कोई कहेगा 30 से, तो 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। हम मान लेते हैं कि इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लिए ना वो स्मॉल ए है। प्रोडक्ट तो उस समय 0 होगा, बोलिए। अब इस ए का मान कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40, जो जिसका अपना अपना मान मानना होगा मान लेगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि जब आप ए का कंसंट्रेशन कुछ मान लिए, जितना भी आप माने वो आपकी मर्जी, हम ए मान लिए, तो रेट तो निकल जाएगा यदि के दिया हुआ रहे तो। अब आप जैसे जैसे समय को आगे बढ़ाइएगा इस रिएक्शन के लिए, तो शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल ए या जो आप माने हैं, लेकिन जब रिएक्शन होने लगेगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि समय के साथ ए का कंसंट्रेशन बदलने लगेगा, बदलेगा या नहीं? क्या होगा, बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा? क्या होगा बताओ, घटने लगेगा। अरे भाई ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन होगा तो खर्च होगा ना, ये खर्च होगा, धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन घटने लगेगा। तो अब आप बताइए कि R बराबर 2 इंटू, यदि आप 10 माने थे तो कुछ देर के बाद हो सकता है ये 7 हो जाए, कुछ देर के बाद हो सकता है ये 6 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 0 पॉइंट समथिंग हो जाए। तो आपको नहीं लगता है कि ग्रेजुअली इसका रेट जो है धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। अब यदि हम तुमसे पूछें कि बताओ 5 घंटा के बाद इसका रेट क्या होगा, तो आपको नहीं लगता है कि 5 घंटा के बाद हमको पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 5 घंटा के बाद ए बचा हुआ कितना है, ए का क्या कंसंट्रेशन बचा हुआ है? क्योंकि आप R बराबर 2 गुना 10 जो कर दिए थे, ये तो इनिशियल में रेट था ना। 5 घंटा के बाद अब ए का जो कंसंट्रेशन होगा उससे के को गुना करेंगे, तब 5 घंटा के बाद का रेट निकलेगा। यानी हमको चाहिए 5 घंटा के बाद ए का जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो चाहिए, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो अब हम इसी बात को चेक करेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता रहता है तो समय के साथ लगातार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता रहता है, और कंसंट्रेशन के घटने से रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता रहता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि मान लीजिए कि शुरू में इसका रेट इतना है
और इसका कंसंट्रेशन इतना है, तो बताइए 4 घंटा के बाद रेट क्या होगा। तो आपको चाहिए पहले 4 घंटा के बाद ए का रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये चाहिए, और जब ये निकाल लोगे आप तब आर बराबर के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रखेंगे, वहाँ पर आर का कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है उसको रखेंगे, तो 4 घंटा के बाद का रेट निकल जाएगा। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब कोई रिएक्शन लगातार हो रही है तो समय दर समय उसका रेट क्या है, मतलब एक चलते हुए रिएक्शन में रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है काइनेटिक इक्वेशन। ये एक चलता हुआ इक्वेशन बनेगा। चलता हुआ इक्वेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि केमिकल रिएक्शन लगातार प्रोसीड कर रहा होगा आगे, और हर क्षण हमको रेट चाहिए, तो हर क्षण का हमको कंसंट्रेशन चाहिए, और जब हर क्षण का कंसंट्रेशन चाहिए तो उसके लिए ये थ्योरी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं काम कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज़? तो अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए, इसमें कुछ लिखना नहीं, मतलब पूरा डेरिवेशन है। लिखिए, तो कोई रिएक्टेंट है ए जो कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट पी में। टी बराबर 0 पर मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो ये क्या होगा 0। सुनो अब इधर, कैपिटल ए क्या है रिएक्टेंट, स्मॉल ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझे। अब बताओ ये समय के साथ चेंज करेगा। मान लीजिए कुछ समय के बाद ये x खर्च हो गया, तो ये बनेगा कितना प्लस x। अब टाइम t तक जाते जाते मान लो ये x खर्च हुआ, तो टाइम t पर इसका कंसंट्रेशन कितना बचेगा, ये माइनस एक्स। ये था खर्च हुआ x, तो बचेगा ये माइनस एक्स। ये कितना 0 प्लस एक्स, यानी x ही ना बचेगा। R बराबर होता है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, होता है ना जी। तो R0 बराबर क्या होगा K इंटू A। तो R0 बराबर K इंटू ए होगा। R0 का मतलब इनिशियल रेट। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो R0 बराबर होगा K इंटू ए। R0, R का मतलब रेट, और R0 लिख दिए तो रेट एट 0 टाइम, या इसी को हम लोग इनिशियल रेट भी कह सकते हैं। तो R एट टाइम T क्या होगा बताओ, तो जल्दी बताओ। तो R एट टाइम T क्या होगा K इंटू K माइनस एक्स। क्या किसी को कोई परेशानी है? नहीं ना। अब यहाँ पर जो जो टर्म यूज में आया है उसको हम लिख देते हैं ताकि तुमको समझने में परेशानी ना हो। यदि आपसे यहाँ कोई पूछे ये स्मॉल ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत है क्या? ए समझ गए, एक्स समझ गए। ए को इंडिविजुअली समझे, एक्स को इंडिविजुअली समझे। अब ए माइनस एक्स बताइए क्या है? ए माइनस एक्स क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन था ए, खर्च हो गया एक्स, तो ए शुरू में था, उसमें खर्च को घटा देंगे तो बचा हुआ कंसंट्रेशन निकलेगा ना जी। तो ए माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन, या इसी को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। हाँ या ना, बोलिए। ए माइनस एक्स क्या है? टाइम टी पर ए का कंसंट्रेशन। तो हम ए माइनस एक्स को कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, जहाँ पर टाइम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के बाद या 5 घंटा के बाद जो टाइम लेगा उसका वो होगा। समझ में आए ये तीनों टर्म क्या है? बढ़िया से समझ लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। आर क्या है?
R0 क्या है? इनिशियल रेट, या इसी को कह सकते थे रेट एट जीरो टाइम। और RT क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अच्छा, आप याद कीजिए शुरू में R बराबर हम लोग पढ़ते थे D कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग बाय DT, याद है आपको? अभी कितना ये जो कंसंट्रेशन में परिवर्तन हुआ कितना का हुआ? X का। तो इसको हम यदि मैथमेटिकल टर्म में लिखें, अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि RT इज इक्वल टू K इंटू ए माइनस एक्स, है ना लिखा हुआ। RT को हम चाहें तो लिख सकते हैं dx बाई डी टी। dx बाई डी टी चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट, और चेंज कुछ ना कुछ टाइम पर होगा तो वो t टाइम पर का रेट निकलेगा। इट मीन्स RT इज इक्वल टू dx बाई डी टी। ये समझ में आया कि कैसे लिखे हैं? बराबर K इंटू ए माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ए माइनस एक्स को इधर कर लीजिए, dt को उधर कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर, उतारिए पहले पे। मतलब देखिए, हम यहाँ पर RT से चले हैं, हम R0 से नहीं चले हैं। क्यों नहीं चले हैं? R0 का मतलब रेट एट इनिशियल टाइम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तो रेट निकालना वहाँ आसान है, वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमको T पर का रेट निकालना कठिन लग रहा है, क्योंकि T पर जो रेट होगा वह, यदि T टाइम पर रेट निकालेंगे तो हमको चाहिए T टाइम पर का कंसंट्रेशन, और वही कंसंट्रेशन निकालना टफ होता है। जब तक वो कंसंट्रेशन निकलेगा नहीं रिएक्टेंट का, तब तक हम रेट निकाल नहीं सकते हैं। और हमको वैसे भी रेट निकालना है T टाइम पर, जीरो टाइम पर तो कोई भी निकाल सकता है। जीरो टाइम पर K को तो कोई भी गुना कर देगा A से। मेन होता है A माइनस एक्स का वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों तरफ आप इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखेंगे बताइए तो? हम इसको यहाँ लिखा रहने देते हैं या दोनों तरफ यदि इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो क्या लिखेंगे बताइए? इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k dt। बोलिए हाँ या ना? तुम लोग रिप्लाई नहीं देते हो, पूछेंगे ही नहीं। देखो, k एक कांस्टेंट टर्म है, k को बाहर करते हैं और ये dt बराबर, कहीं भी a जो होगा ना ये एक कांस्टेंट टर्म होगा। किसी भी रिएक्शन में a कांस्टेंट होगा। इसलिए कांस्टेंट होगा कि मान लीजिए कि a क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और शुरू में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कि कोई 10 माना, कोई 20 माना, कोई 30 माना, तो आपको लग रहा होगा कि हर बार a का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। लेकिन इंडिविजुअली वो जो काम कर रहा है उसके लिए तो एक कांस्टेंट हुआ ना। कोई मान लो कि a का वैल्यू मान लिया 30, तो इसी में ना कुछ खर्च होगा। ये खर्च होकर हो जाएगा 29, कभी हो जाएगा 25, कभी 20, कभी 19, कभी समथिंग, ये लगातार घटता जाएगा। लेकिन एक बार जो 30 मान लिया, ये तो फिक्स हो गया ना 30। इसका मतलब है कि a जो है वह कांस्टेंट है, लेकिन यह x जो है वह वेरिएबल है। समय के साथ खर्च बढ़ता जाएगा, और खर्च बढ़ता जाएगा तो a माइनस एक्स का वैल्यू घटता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस एक्स एक वेरिएबल टर्म है, k कांस्टेंट है, वो तो हम पहले जानते हैं। मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला होता है माइनस, अच्छा चलिए अभी लिख लीजिए आप, ये होगा dx बाई ए माइनस एक्स बराबर, k को बाहर कर ली चूँकि k कांस्टेंट है। यहाँ से dx बाई ए माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस ln a माइनस एक्स। मैथमेटिक्स में इसका इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे या पढ़े हो तो इसका फॉर्मूला तुम देख लेना। dx बाई ए माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस ln a बाई ए माइनस एक्स, जहाँ पर a जो है वह कांस्टेंट टर्म है और x जो है वह वेरिएबल, बराबर k dt का इंटीग्रेशन t। और जब भी आप कोई इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? c। ln को तो तुम पहले से जान रहे हो कि ln क्या है।
ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पूरा बोला कीजिए। एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम। ये सब केमिस्ट्री में आता है, लेकिन क्या सी कहीं केमिस्ट्री में आता है? ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाबू, यह एक मैथमेटिकल टर्म है, और यदि केमिस्ट्री में मैथमेटिकल टर्म रह जाए तो ये आपको आगे बहुत परेशान कर देगा। इस सी को, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको हमको मैथमेटिकल टर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस टर्म में? केमिकल टर्म में। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सी कांस्टेंट है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इनिशियल सी, फाइनल सी या इंटरमीडिएट सी, मतलब केमिकल रिएक्शन के किसी भी टाइम पर सी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो शुरू में रहेगा वही बाद में रहेगा, वही बीच में रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि शुरू के कंडीशन से, इनिशियल कंडीशन से ना सी के मान को निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। बाय इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जैसे ही बोलते हैं वहाँ पर टी क्या हो जाता है? 0। और जब टी 0 होगा ना तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। टी 0 का मतलब समय हम अभी दिए ही नहीं रिएक्शन को। जब समय दिए ही नहीं तो क्या चेंज हो पाएगा? कंसंट्रेशन में चेंज हो पाएगा क्या? जब कंसंट्रेशन में चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो टी 0 एक्स 0, तो टी और एक्स का वैल्यू इसमें आप रखिए तो ये हो जाएगा -ln a - 0 बराबर k इंटू 0 प्लस सी। हाँ या ना? ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा -ln a बराबर 0 प्लस सी, यानी c बराबर क्या हो जाएगा? -ln a। यानी c के बदले ही हम लोग -ln a भी लिख सकते हैं। अब देखिए c तो आप नहीं जानते थे, लेकिन a तो जानते हैं। अब a का निगेटिव ln है तो वो अपना सॉल्व हो जाएगा आगे। अब क्या कीजिए, c का वैल्यू इसमें डाल दीजिए आप। चूँकि वो केमिकल टर्म में बदल चुका है तो अभी इक्वेशन को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो ये हो जाएगा -ln a - x बराबर kt प्लस -ln a लिख सकते हैं। c के बदले लिख सकते हैं ना -ln a, वही किए हैं। ये हो जाएगा -ln a - x बराबर kt प्लस -ln a। ये इस माइनस को इधर कीजिए, ln a - x बराबर -kt। होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? अब देखो, ln से तो काम चलेगा नहीं, काम तो log से चलेगा। जब कैलकुलेशन करोगे तो ln को किस में बदलना पड़ेगा? log में। log में बदलने के लिए ln को क्या करते हैं? ln को log में बदलने के लिए 2.303 से गुना करते हैं। ये पहले पिछले लेक्चर में भी बताया गया है। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 16 चल रहा है। इससे पहले तो ये सब बात सारा लॉग टेबल देखना, लॉग का क्या रूल है, वो सब आपको बता दिया गया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2.303 log a - x बराबर -kt प्लस 2.303 log a। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? इस 2.303 को उधर ले जाइए, बचेगा क्या? log क्या बचेगा? log a - x बराबर -kt प्लस 2.303 log a होल बटा कितना? 2.303। तो यहाँ से log a - x बराबर, इसको लिख सकते हैं -kt बाई 2.303 प्लस 2.303 log a बटा 2.303। एलसीएम लेंगे तो फिर इतने आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से एक फ़ायदा होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा, और फाइनली बचेगा क्या? log a - x बराबर -k बाई 2.303 और गुना में t। इसको t को यदि यहाँ भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस log a। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आया? अब सुनो, a एक कांस्टेंट टर्म है तो log a भी कांस्टेंट,
यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। टी क्या कांस्टेंट होता है? टी को आज तक कभी देखें कि ऐसा कभी बोलें कि टी रुक गया, समय रुक गया? टी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा बदलने का चीज़ है। तो टी वेरिएबल है, के कांस्टेंट 2.303 कांस्टेंट, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये वेरिएबल। ए तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स वेरिएबल है, और ए माइनस एक्स तो वेरिएबल हो जाएगा ना, यानी ये पूरा का पूरा टर्म वेरिएबल। ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। बोलिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसका स्लोप कैसा होगा, निगेटिव, और इसका कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट होगा। जहाँ पर y इंटरसेप्ट सी नहीं रहता था तो वो तब ना वो ओरिजिन से पास करता था। तो इसका पहले ग्राफ देखिए, फिर आगे बढ़ेगा ये इक्वेशन। उतारिए यहाँ तक। एक जगह पर जो ये लिखाया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये बराबर होता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स के। ये लिख लेना उस जगह पर नीचे ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला होता है। वो पीछे कहीं आया है, जहाँ आया है वहाँ अपना देख लीजिएगा। जहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व किए वहाँ देखो तो यहाँ लिखे हैं ना, यहीं पर ब्रैकेट में लिख दीजिए। बाई इनिशियल कंडीशन से ठीक पहला वाला जो इक्वेशन है उसी में ये ब्रैकेट में बगल में लिख दीजिए, यदि दिक्कत होगा तो। बाद में पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो गया वो। हो गया जी, आगे बढ़े क्या? ये लिखिए, फॉर्मूला लिख लिए वहाँ बगल में, या कहीं साइड में लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि डी एक्स बाई माइनस एक्स बराबर ही होता है माइनस एल एन माइनस एक्स, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। मिटाएं क्या? चलो मिटाते नहीं, अब लिखते रहना साथ साथ। वाई इसका जो ग्राफ हम खींचेंगे तो बताओ किसके किसके बीच ग्राफ खींचेंगे? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर किसको रखें? टाइम को। टी को ही ना एक्स माने हैं, और वाई को लॉग ए माइनस एक्स। सुनिए, अब ए माइनस एक्स क्या है? नहीं बोली निकलता है तुम लोग का ये क्या है? ए माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। इसीलिए और करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। इसको क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए, यदि जीरो टाइम है, यदि जीरो यहाँ लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जीरो, और उस पर कंसंट्रेशन कितना माने हैं शुरू में? ए। और यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी रहे, इसका मतलब ये ए माइनस एक्स है, क्योंकि आप देख लीजिए शुरू में लिखा हुआ ये बात। मिटा चुके हैं तो हम यहाँ दिखा नहीं सकते हैं, आप देख लीजिए शुरू में बिल्कुल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स को कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी भी लिख सकते हैं। इसका ग्राफ जो आएगा वो निगेटिव स्लोप के साथ आएगा इस तरह से, और एक इमेजिनरी यदि हम लोग एक्स एक्सिस ले लें तो इसका जो एंगल बनेगा थीटा, यही स्लोप होगा, और ये स्लोप टेन थीटा के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होगा अभी? किसके बराबर होगा? ये होगा माइनस के बाई 2.303। एम इसी के ना बराबर है, माइनस के बाई 2.303 के। उतारिए ग्राफ। वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ कल, देख रहा है आज, 2 बार फ़ोन कट किए, फिर फोन जिदी आयल है फ़ोन करने के लिए। यहाँ तक हो गया? अब ये लास्ट है, यहाँ ज़्यादा है नहीं। फाइनली अभी इक्वेशन क्या था बताइए तो? लास्ट में ये था लॉग ए माइनस,
ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लॉग ए, यही था ना। इधर देखो आप, ये माइनस है इधर कीजिए प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो लिखाएगा के टी बाई 2.303 बराबर लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। बोलिए लिखाएगा कि नहीं? लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको लिख सकते हैं लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, हाँ या ना। के टी बाई 2.303, यहाँ से टी को बाहर करोगे 2.303 गुना में बदलेगा, के इधर आके बट्टा में बदलेगा, और ये हो जाएगा लॉग ए बाय ए माइनस। दिस इज योर फाइनल काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी क्या है इधर पहले बताओ, टी क्या है? टाइम। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। और यदि ए माइनस एक्स होल पूछे तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। क्लियर है ये चीज़? अब इस पर क्वेश्चन कैसे तुमको मदद देगा, इधर देख लो, एक मिनट सुन लो। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये तुमको कैसे मदद करेगा, इस बात को पहले आप समझिए, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्ट कर रहा है बी में, टी बराबर 0 पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 4 है, तो ये कितना? 0। यदि इस रिएक्शन के लिए के का वैल्यू 2 है तो आपसे पूछेगा कि बताइए 4 घंटा के बाद इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। अभी बताओ तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा 0 टाइम पर? बताओ। आर बराबर होता है ना के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो 0 टाइम पर के है 2 और कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 4, तो कितना होगा 8। लेकिन ये तो निकल गया रेट ऑफ रिएक्शन एट 0 टाइम ना। हम क्या पूछ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन एट आफ्टर 4 आवर्स, यानी 4 घंटा के बाद रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो आपको नहीं लगता है कि फिर से फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन तब यहाँ पर जो रेट निकलेगा वो 4 घंटा के बाद का जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए भी 4 घंटा के बाद का ना पड़ेगा। अब देखिए कैसे आपको ये मदद करेगा। 4 घंटा टाइम आपको दे दिया, के का मान दे दिया, ए का मान दिए हुए है ना 4, तो आप डायरेक्ट क्या निकाल लो, ए में एक्स नहीं ए माइनस एक्स, ये एक्स निकाल लो तो ए में एस घटा देना। ए माइनस एक्स क्या है? 4 घंटा के बाद, 4 घंटा के बाद ए का जो कंसंट्रेशन बचेगा वही ना है ए माइनस एक्स। अब जो कंसंट्रेशन निकला उसको गुना कर दीजिए के से, तो 4 घंटा के बाद का रेट निकल जाएगा। अब आप समझे कि ये इक्वेशन आपको कैसे मदद करेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? इसी क्वेश्चन में कह दे कि शुरू में कंसंट्रेशन 4 था, बताइए कितना समय के बाद इसका कंसंट्रेशन 2 हो जाएगा। के का मान इतना दिया हुआ है, तो ए का मान 4 दे दिया, ये 2 किसका मान दिया? एक्स का या ए माइनस एक्स का? ए माइनस एक्स का। ए दे दिया, ए माइनस एक्स दे दिया, के दे दिया, तो टाइम नहीं निकाल लेंगे। इस प्रकार घुमाते रहेगा तुमको अब इसी पर। ये इक्वेशन तुम्हारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, और यहाँ तक पूरा पहुँचेंगे तब आपको 5 मार्क्स देगा। बीच में कहीं भी छोड़ेंगे नंबर में कटौती कर देगा आपको। आगे का बात नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए बस इतना ही।